नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमिनेंट पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में, जहां हम ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज़ के साथ बैठते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल किया है, जो हज़ारों नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल रहे हैं। ऐसी एक अमेजिंग पर्सनालिटी हमारे साथ है रजत कटियाल सर। थैंक यू सो क्या मच। कैसे हैं आप? वेरी थैंक गुड। यू, थैंक्स अ लॉट कि आपने टाइम निकाला, आप इस पॉडकास्ट में आए हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं आपको देख रहे हैं और बहुत सी चीज़ें सीखना चाहते हैं, क्योंकि सर खुद एक हीलर हैं। 800 से ज़्यादा आपके क्लाइंट्स रह चुके हैं और जहां आपने एक छोटी सी फीस के साथ शुरुआत की थी, आज आप लाखों में चार्ज कर रहे हैं जी। एक एक सेटिंग का। तो बहुत सी चीज़ें हम सीखेंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और बहुत सी बातें हम सीखने वाले हैं। एंड आई थिंक दिस विल बी एन अमेजिंग पॉडकास्ट विद यू। श्योर, तो थैंक यू। शुरुआत करें। बिल्कुल सर। सो रजत सर, आपके बैकग्राउंड के बारे में मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, और ये हीलिंग, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हील कर रहे हैं, और ये कोई फिजिकल हीलिंग नहीं है, ये मेंटल हीलिंग है। तो हीलिंग के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, आपके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना Sure. चाहेंगे। सो ऐसा है सुप्रीत जी कि मेरा जो जन्म है वो कानपुर शहर से। सो आई एम बेसिकली फ्रॉम कानपुर सिटी, और एक बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय परिवार को मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ सबने जॉब की है, नौकरी की है, तो हमको भी वही प्रेशर था, पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो। ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं थे उस समय। एंड इंजीनियरिंग करने मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं नोएडा आया, और यहाँ से फिर लाइफ की शुरुआत हुई। तो कानपुर से छोटा नोएडा आया और नोएडा में पढ़ाई करी, फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, नौकरी करी। आई वाज इन टेक्निकल, तो मैं टेक्नोलॉजी में था। फिर टेक्नोलॉजी से बोर होने लगा, मेरे को बहुत चाह थी यूएस जाने की, बट कुछ ऑफिस की राजनीति के चक्कर में मैं यूएस ना जा पाया। और फिर मैंने तैयारी शुरू करी और मेरा कैट में सिलेक्शन हो गया। फिर मैं आईएम रायपुर गया, और वहाँ से फिर मेरी जर्नी सेल्स और बिजनेस साइड पे हुई। तो पहले मैं टेक्नोलॉजी का बंदा था, फिर मैं बिजनेस साइड का बंदा हुआ, बहुत कुछ सीखा। और स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे समझ में आया कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी इनर कॉलिंग नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। और हीलिंग की जर्नी आप समझिए कोविड से शुरू हुई, और वहाँ से फिर पूरी तरह से एक जर्नी नई शुरू हुई, और इस तरह से विस्तार होते होते आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो यही जर्नी थी, एंड दैट्स हाउ आई कुड कम हेयर, राइट। यहाँ तक पहुँचे। 10 साल 15 साल की बात करें, पहले की बात करें, तो फिज़िकल हीलिंग की बात सुनी हुई थी कि हाँ, किसी को चोट लग जाए तो हम डॉक्टर के पास जाके हम अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन रिसेंटली हीलिंग वाला वर्ड बहुत सुनने में आ रहा है, रिलेशनशिप हीलिंग एंड मेंटल हीलिंग, ये और फैसिनेट भी बहुत करती है ये चीज़ें, है ना। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम ये चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। हमें नहीं लगता कि मेंटली हमें कितने चैलेंजेस और कितनी चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, बट मानने को तैयार नहीं होते कि हमें कोई मेंटली कोई इशू है। बिल्कुल सही, है ना। और बड़े बुजुर्ग इस चीज़ को बहुत फेस कर रहे होते हैं 50s में, 60s में, और नाउ 20s 30s वाले भी इसे फेस कर रहे हैं। एंड यू आर इन वेरी गुड प्रोफेशन ऑफ हीलिंग। तो इसके बारे में ज़रूर हमारे व्यूअर्स को बताएं कि हीलिंग एक्चुअली कैसे होती है और इसकी ज़रूरत क्यों है। ट्रू। सो देखिए, सिंपल सी बात है सुप्रीत जी कि ये जो साइंस है हीलिंग की, ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, सदा से चली आ रही है। और हीलिंग अलग अलग तरीके से थी। हम एलोपैथी जानते हैं, हम आयुर्वेद जानते हैं, हम होम्योपैथी जानते हैं। अब आपको लगेगा कि वो डॉक्टर की चिकित्सा है, जिसको हम एक नॉर्मल क्लिनिकल वर्क बोलते हैं। हीलिंग थोड़ा सा ज़्यादा डीपर काम है, जो उसमें दवाइयों का या किसी तरह के एक्सटर्नल सोर्सेज का प्रयोग नहीं होता, आपके माइंड का प्रयोग होता है। सो योर माइंड इटसेल्फ इज़ हैविंग अनलिमिटेड हीलिंग कैपेसिटी। मतलब लोग अपने दिमाग के ज़रिए सिर्फ दिमाग से सोच के अपना कैंसर ठीक कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उन्हें दवा नहीं लेनी चाहिए, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दिमाग के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि आप सिर्फ अपने दिमाग की एनर्जी से इस पूरे शहर की बिजली को 1 हफ्ते के लिए चला सकते हैं। क्या इतना पावरफुल हमारा दिमाग है। मेरा एज अ हीलर यही काम है, दिमाग की उन जगहों पर जाना जहाँ पर कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ रुकावटें हैं, हम उनको वहाँ से निकालते हैं। और आप देखते हैं इसके ज़रिए आपके जीवन में नई ऊर्जाएं आती हैं, नई एनर्जीज आती हैं, और इसके ज़रिए आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, और बहुत सारी परेशानियों से आप स्वयं ही बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक जो हीलिंग का जो ज़रिया है, एक तरीका है, ये किसी भी इंसान को होलिस्टिकली बहुत ऊपर ले जाने के लिए। एक्चुअली मैं बोलूँगा विडंबना ये है कि हमारे देश में ये सब चीज़ें सदा से थी, हज़ारों 5000 6000 सालों से सब चल रहा था। हम ही ने इन सारी परिस्थितियों के बदलते और समय के बदलते बदलते इन चीज़ों को छोड़ा, और अब विदेश से आ रही इन सारी चीज़ें, और हम इनको फिर सही में मानते हैं कि ऐसा है। बट जबकि आप हमारे वेद पुराण देखेंगे तो ये सब पहले से मौजूद था वहाँ पे। अब वही हमारी साइंसेज वापस हमें आ रही हैं, तो हम उनको एक नए पैकेज रूप में ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हैं। ये हमारी परेशानियाँ हैं, बट आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे देश में अब इन चीज़ों का बहुत प्रचलन हो रहा है, लोग इन चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं। मैं खुद
इस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल बोलूँगा कि मैं इन चीज़ों को ना तो मानता था ना समझता था इन चीज़ों को। आज से 7-8 साल पहले अगर कोई मुझे इस बारे में बोलता, आप मुझसे बोलते, तो मैं बोलता ये पैसे कमाने के तरीके हैं। बट जैसे जैसे मैंने अपने ऊपर काम करा और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखे और अब मैं अपने स्टूडेंट्स और अपने क्लाइंट्स की लाइफ में चेंज देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि नहीं, आई थिंक ये भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट है हमको कि हमारे पास एक दिमाग है और हम इसका सही इस्तेमाल करके कहीं से कहीं भी पहुँच सकते हैं। सो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है हीलिंग के बारे में। और ऐसे सर एग्जांपल सुना हुआ है मैंने कि कैंसर पेशेंट को बहुत बड़ी डेडली डिसीज़ किसी को है और उसे कोई ऑर्डिनरी गोली देकर बोला जाता है कि ये गोली आप खाएंगे, ये फाइनल एक ऐसी मेडिसिन है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। करेक्ट। एंड बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसको हम लोग अपनी साइंस में प्लेसिबो बोलते हैं। बेसिकली सच में तो कुछ नहीं होता, बट उसके दिमाग को ऐसी क्रिया दी जाती है कि उसको लगता है कि उसके पास एक ऐसी दवा पहुंच गई जिससे वो ठीक हो रहा है। और जैसा मैंने बोला, माइंड के पास खुद ही हीलिंग कैपेसिटी है। जब माइंड समझने लगता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, तो पूरी बॉडी के अंदर वो वैसी ऊर्जाएं भेजने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो किसी भी भाग में जहाँ कैंसर है वो भी अपना समय से श्रिंक होने लगता है और समय के साथ वो गायब हो जाता है शरीर से। तो ये बिल्कुल सत्य है और ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सौभाग्य मिला साथ में काम करते करते ऐसा महसूस करने का। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये सब पॉसिबल है। धीरे धीरे मेंटल कॉर्ड्स खुल रहे हैं। आई एम श्योर बहुत लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि माइंड से ही हीलिंग हो सकती है। हमें लगता है कि हम कोई वॉल्यूम मेडिसिन ले लें तुम ठीक हो जाएंगे, या वो काढ़ा बना के पी लें, नहीं, लेकिन वो एक तरह से डिपेंडेंसी हो गई किसी न किसी चीज़ पे। उसकी वजह हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि वी आर सो पावरफुल कि हम लोग अपने आप को हील कर सकते हैं। तो सर अब मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा और मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए, इंजीनियरिंग से हीलिंग वाला जो आपका आया है वो इनर कॉलिंग, ऐसा क्या इंसिडेंस था जो जिसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं, अब मुझे वो मार्केटिंग या इंजीनियरिंग वाला या सेल्स वाली चीज़ें छोड़कर अब मुझे हीलिंग वाले बैकग्राउंड में आना और किसी की मदद करनी है लोगों की। आई थिंक इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। करेक्ट। सो सुप्रीत, ये बहुत ही एक्सीडेंटल था। मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसी कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। कोविड एक मेरी लाइफ का काफ़ी टर्निंग पॉइंट था और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा समय रहा होगा जो कोविड ने बहुत लोगों की लाइफ को टर्न किया है। मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत नेगेटिव था। फाइनेंशियली इट वाज गुड, बट इमोशनली इट वाज वेरी टर्मोइलिंग। और पहली बार हम एक परिवार एक साथ रहने एक छत में आए। हम रोज़ बाहर जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, हम पूरे दिन बाहर रहते हैं, शाम को आते हैं तो सब हैप्पी होता है। पर जब एक साथ एक छत के नीचे पूरा परिवार रहता है ना, तब बहुत सारी कमियां निकल के आती, बहुत सारी परेशानी निकल के आती। तो मेरा पहला प्रॉब्लम तो एडजस्टमेंट इश्यूज ही शुरू हो रहे थे। दूसरा, कुछ ऐसे हादसे हुए जहाँ पर वी वर अर्ली 30s और उसी समय हमने कुछ बहुत खास दोस्त मैंने अपने 1-2 कोविड में खो दिए। और उसने मुझे मतलब लिटरली हिला दिया। मैंने सोचा यार, हम रोज़ करियर, पैसा, ग्रोथ, इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, ये तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। वो दोस्त जिससे मैंने बर्थडे वाले दिन बात की वो आज नहीं रहा और मैं बहुत ही शैटर्ड सा फील कर रहा था। जहाँ पर एक्सीडेंटली कुछ एड्स आने लगे कि आप हीलिंग करना चाहते हो, नहीं करना चाहते। मैंने अपने आप को अननोइंगली एनरोल किया, मैंने कुछ समझने की कोशिश की और मुझे उसके काफ़ी फ़ायदे दिखने शुरू हुए। वहीं से शुरुआत हुई, बीज बो दिया एक तरह से समझ लीजिए। फिर मैंने डीप घुसने लगा। आई स्टार्टेड पेइंग फॉर कोर्सेज। मैंने अपने ऊपर स्पेंड करना शुरू करा, इन्वेस्ट करना शुरू करा, जानना शुरू करा। और वहाँ से फिर एक तरह से मैं बोलूँगा नशा सा हो गया कि ये और जानना है, और डीप में जाना है, और डीप। और जाते जाते जो मेरी अपनी परेशानियाँ थी लाइफ की, जो कई सालों से 20-20, 30-30 साल पुरानी मेंटल ब्लॉक्स थे, जो आराम से निकलने शुरू हो गए, जो मुझे लग रहा था कि शायद कभी नहीं निकल पाऊंगा मैं इन समस्याओं से, मैंने उनको दबा दिया था। मैंने कहा था ये तो मान के चलो कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही चलेगा। बट जब उनका समाधान मिलने लगा तब मैंने साइंस को बहुत सीरियसली लिया। मैंने कहा कि यार, अगर मेरे जैसा आदमी, जो कि मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस के इशूज़ थे, बड़े सारे इशूज़ थे एक एज तक, तो मैं सोचता था अगर मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता हूँ तो फिर तो कोई भी निकल सकता है। इसको मैंने एज अ पैशन शुरू करा, जहाँ मैं फ्री में लोगों के साथ काम करता रहा। 3-4 साल पहले की बात है। बट मेरे गुरु और मेरे कोचेस ने बोला कि ये दीक्षा जैसा काम है, आप इसको फ्री में ना दें, वरना कई बार परेशानियाँ पलट के आपके पास भी आ सकती हैं। देन आई स्टार्टेड चार्जिंग और मुझे रियलाइज़ हुआ, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। एनर्जी एक्सचेंज एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है हमारी दुनिया में, जहाँ पर हमको लगता है कि अगर मैंने आपको कुछ विद्या दी या मैंने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू किया एनर्जी के द्वारा, तो आपको उसका एक फेयर एक्सचेंज देना चाहिए। वो किसी भी माध्यम से हो सकता है, रुपए पैसा ही ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके, बट वो माध्यम बहुत ज़रूरी होता है। तो वो एक्सचेंज समझा मैंने। फिर मैंने देन पेड हीलिंग शुरू हुई और करते करते आज आपके सामने हैं। तो फिर पैशन से प्रोफेशन बनता गया और फिर एक कारवां बन गया और अब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। राइट। पहला क्लाइंट, जो पहला पेड क्लाइंट की अगर मैं बात करूँ, क्या केस था और वो क्या आपने किस तरह से उन्हें हील किया, कैसे? बहुत बढ़िया केस था। तो मेरा पहला पेड क्लाइंट एक एंजाइटी के शिकार थे। वो
वेरी कॉमन गुड़गांव के रहने वाले थे और क्योंकि कोविड उस समय भी चढ़ा ही हुआ था, मैंने डिसाइड करा था कि मैं पेड रखूँगा, तो मैंने 5,000 रुपये उनसे लिए थे। और मैं उस समय कॉन्सेप्ट सीख चुका था इनर चाइल्ड हीलिंग का, जहाँ पर चाइल्डहुड इश्यूज़ को हम एड्रेस करते हैं और उनके ज़रिए हम आपकी लाइफ को प्रेजेंटली ठीक करते हैं। तो मेरे क्लाइंट के साथ बहुत सारे इश्यूज़ थे, स्पेशली ऐसा इशू था कि ऑल्दो माई क्लाइंट वॉज मैरिड बट उनके स्पाउस से कनेक्शन 10 साल से टूटा हुआ था, मतलब वो किसी दूसरी कंट्री में गए उसके बाद से वापस ही नहीं है। और मेरे क्लाइंट का एक छोटा सा बच्चा भी है जो ग्रो हो रहा है, एवरीथिंग दे आर मैनेजिंग अलोन। और इस बीच उन्होंने अपने फादर को खो दिया, तो उनके जाने के साथ उनके लाइफ में बहुत सारे एंजाइटी इशू शुरू हो गए। तो मैंने शुरुआत वहाँ से की थी, जब मैंने उनके एंजाइटी इश्यूज़ को ठीक करा, उनको एक नॉर्मल स्टैंड पे लेके आया। उनकी जॉब बहुत खतरे में थी बिकॉज दिमाग चलता नहीं है उस समय, बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती। तो हमने दिमाग का चैनलाइज करा, बहुत सारी हीलिंग करी, जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स उनके लाइफ से निकलने शुरू हुए, उनकी ग्रोथ शुरू हुई, उनकी कंसिस्टेंट लाइफ में ग्रोथ हुई, कि बिजनेस में ग्रोथ होने लगी, जॉब में ग्रोथ होने लगी, उनके बच्चे से उनका रिलेशनशिप इम्प्रूव होने लगा। और सबसे मज़े की बात यह कि बहुत ही एमिकेबली उनके पार्टनर के साथ डिवोर्स भी हो गया, जबकि वो कई सालों से चाह रही थी कुछ ऐसा, बट कुछ हो ही नहीं रहा था, बट वो ऑटोमेटिकली ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि वो भी हो गया। तो शी बिकेम फ्री आफ्टर 10-15 ईयर्स ऑफ हर स्ट्रगल। तो ये सारे रिजल्ट्स काफ़ी मुझे अच्छे लुभाने लगे। मैंने कहा अब तो उसको और अच्छे से लेके ना, शुरुआत यहीं से हुई थी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फर्स्ट क्लाइंट, बट उसके बाद से कारमा बढ़ता गया, ये चीज़ें होती हैं। इससे आई थिंक कॉन्फिडेंस भी बना होता है। एब्सोल्युटली। जब देखिए फ्री में कुछ चीज़ें, कई बार एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से लोगों को, कि देखिए कई बार ये हमारे देश में एक प्रॉब्लम भी है कि फ्री की चीज़ों को ना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये पॉडकास्ट आपके ज़रिए देख रहे हैं, लोगों को लगता है फ्री है, इसलिए शायद उसको उतनी महत्वता नहीं देंगे, लेकिन इसी चीज़ पे भी आप कुछ पैसे चार्ज करने लगेंगे तो लोग उसको ज़्यादा सीरियसली समझने लगेंगे कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। और मैंने अपने इस एक्सपीरियंस को बहुत पक्का करा कि नहीं, मुझे इनको इस तरह से ही देना चाहिए, बिकॉज इससे मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। एक इंसान मेरी चीज़ों को और सीरियसली ले रहा हो, कह रहा है मैंने इस बंदे पे पैसा इन्वेस्ट करा है ना, अब तो मुझे इससे निचोड़ना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे से निचोड़े, तभी तो उसको ग्रोथ होगी। बट जब वो फ्री का सिस्टम शुरू होता है और इंसान कोई चीज़ सस्ते और इस सब फेयर में चला जाता है ना, तो उन चीज़ों को उतना सीरियसली लेता नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। जो आप बताओगे वो करेगा भी नहीं वो काम को। जी, वो फिर जी तब फिर वो अपनी कन्वीनियंस पे करता है, कहता है मेरे पास समय है तो मैं करूँगा, नहीं करूँगा। लेकिन इसी चीज़ के लिए अगर मैं उससे 1 लाख रुपए मांगता हूँ, तो उसके दिमाग में घंटी चलती कि यार आज तो मैंने पैसा दिया है, मुझे तो इसको निकालना है, मुझे तो निकालना है इससे, राइट। और मैंने देखा है 99% टाइम ज़्यादा अच्छे रिजल्ट तब आए हैं जब मैंने अपने क्लाइंट्स, हाई टिकट क्लाइंट चार्ज किए, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ पाए हमें। लो वालों के आप कह सकते हैं कि उनके अंदर वो ज़ील ही नहीं है उतने काम करने की। वो कह रहा 5,000 कौन सी बड़ी बात है, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे संभावनाएं रहीं शुरू में, बट बहुत सब कुछ सीखा इस जर्नी में, अपनी गलतियों से भी सीखा, अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से भी सीखा। सो इट वाज अ अमेजिंग जर्नी टिल नाउ। सर, इनर चाइल्ड हीलिंग की बात की आपने जी, और क्या तरीक़ों से आप हील करते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके, एक बताएं आप तो। तो देखिए सुप्रीत जी, वैसे तो 2-3 साइंसेस ही बहुत होती हैं, बट मेरे अंदर नई चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा जज्बा था, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीखता गया। एक जर्नी शुरू हुई और चलती रही। बट आज मैं आपको बोलता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हीलिंग्स या काम मैं करता हूँ, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट साइंस निकल के आती है यहाँ पे, वो है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसकी हैंडराइटिंग या लिखावट से उसके बारे में सब समझ सकते हैं। अच्छा। तो मैंने किसी का हैंडराइटिंग सैंपल लिया और उससे मैं उसके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैं उसकी अच्छाइयों के बारे में बता सकता हूँ, मैं उसके प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकता हूँ, मैं उसके सोचने विचारने के बारे में बता सकता हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ कि उनके रिलेशनशिप कैसे हैं, मैं ये भी बता सकता हूँ कि उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या, वो मुझे ना बताएं, बट उनकी लिखावट से पता चल जाएगा कि उनके अंदर किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी साइंस है जहाँ पर मैं एक इंसान के बिना बताए, सिर्फ उनकी हैंडराइटिंग के ज़रिए ये डिकोड किया जा सकता है कि वो किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अच्छा। और फिर हम जी, और हम इसी को एज अ टूल बना के, हैंडराइटिंग या लिखावट को ही हम टूल बनाते हैं, और इसी से हम फिर सारी प्रॉब्लम्स को रिप्लेस करते हैं, हम चेंज करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को रिवर्स करते हैं। सो इसमें रिवर्स काम जब होता है तो ये बहुत ही सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल से सुप्रीत जी आप ए ऐसे लिखेंगे, आपको सच में नहीं पता कि इस ए को लिखने का फ़ायदा क्या है, बट आप लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको मतलब आपको मैं पुश कर रहा हूँ कि प्लीज़ लिखें। आप लिखते रहेंगे और अपने आप ही उसके बेनिफिट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे माइंडसेट में चेंजेस आएंगे, और ज़्यादा टाइम काम करेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम से भी आप काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। तो एक बहुत पावरफुल साइंस है। इसके अलावा जो और एक साइंस है जिस पर मेरा बहुत फेथ बना और मैंने बहुत काम किया है,
वो हमारी एंसेस्ट्रल हीलिंग है, या आप इंटरजेनरेशनल हीलिंग भी बोल सकते हो। अच्छा। एंसेस्ट्रल हीलिंग थोड़ी और पीछे जाती है। जैसे आप कभी जाएं, बहुत सिंपल सी सिचुएशन समझाता हूँ मैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए एक एज होती है जब डॉक्टर टेस्ट पे बोलता है कि अच्छा एक बात बताइए, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। राइट। तो मान लीजिए मैंने बोला मेरे दादाजी को डायबिटीज़ थी, ठीक जी, है, जी। तो बोलेगा अच्छा इसका मतलब हो सकता है कि आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम देखनी पड़े या झेलनी पड़े आगे चल के। ये उसने कैसे बताया? एक जेनेटिक कोडिंग है जिसके ज़रिए डॉक्टर से बता पाते हैं कि ये जेनेटिक बीमारियां ये चलती रहेंगी। बट हमको थोड़ा और डीपली एज अ एनर्जी हीलर ये समझना पड़ेगा कि ये जेनेटिक कोडिंग सिर्फ बीमारियों की नहीं, ये उन इमोशंस की है और बहुत सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हैं जो हमारे पूर्वजों ने कभी न कभी सहे हैं, जो हमारी लाइफ में दिख के आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई परिवार में 3 पीढ़ी पहले पाकिस्तान इंडिया माइग्रेशन हुआ और कोई वहाँ से आया है और किन्हीं के दादा या परदादा ने बहुत सारे कष्ट सह के वो वहाँ पे आए हैं, तो भले ही इनकी फैमिली बहुत अच्छी कर रही हो, बट मैं किसी व्यक्ति के साथ जब काम शुरू करता हूँ तो मुझे उनके बहुत सारे प्रॉब्लम निकल के आते हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उनके बैकग्राउंड में जाते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये सब उनको विरासत में मिला। जैसे हमको विरासत में अपने माँ बाप और अपने बाबा दादी और अपने जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे विरासत में घर, गाड़ी और सारे एसेट्स मिलते हैं। इसी तरह परेशानियाँ भी मिलती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं या हम देख नहीं पाते उनको। बट जब हम उन पे डीपली काम करते हैं तो हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स अपने आप ही रिजॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। इन प्रॉब्लम्स पे जो हमारी नहीं है, हमारे पूर्वजों की हैं, हम उन पे काम करके अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सेटल करते हैं। तो एक बहुत पावरफुल साइंस है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी मैजिकल रिजल्ट्स दिए हैं काम करते करते। इसके अलावा एक साइंस और है जो बहुत काम करती है मेरे लिए, वो है कार्मिक कॉर्ड कटिंग, जहाँ पर कि हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से एक कॉर्ड से कनेक्टेड है। जैसे हर व्यक्ति का, इंसान का जब जन्म होता है तभी वो सबसे पहले कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। हम बोलते हैं एक अम्बिकल कॉर्ड होती है जिससे बच्चा अपनी माँ से कनेक्टेड होता है, ये तो हम देख सकते हैं। बट बहुत सारी ऐसी इनविजिबल कॉर्ड हैं जो हम अपने जीवन काल में लोगों के साथ बुनते हैं, बनाते हैं। जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे बीच भी एक कॉर्ड कनेक्ट है, बट ये कॉर्ड एक एनेबलिंग कॉर्ड है। हम एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, हम एक दूसरे को ग्रोथ दे रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ एक अच्छी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए ग्रोथ की कॉर्ड है और ये कॉर्ड बनी रहनी चाहिए और ग्रो करती रहनी। लेकिन एक ऐसी भी कॉर्ड बनती है हमारी कुछ लोगों के साथ जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे बनती है, जहाँ पर वो व्यक्ति या उसके कुछ आचरण या हमारा कुछ आचरण एक दूसरे के लिए फ़ायदा नहीं देता, नुकसान देता है। और ये सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं है, हमारी परिस्थितियों के साथ भी। जैसे पैसे के साथ मेरा रिलेशनशिप खराब हो सकता है, मेरी हेल्थ के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकता है, और भी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कॉर्ड कटिंग के माध्यम से हम इन सारी प्रॉब्लम्स से भी निजात पाते हैं और बहुत सारी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो आज आती हैं हम उनसे ठीक करते हैं। इस साइंस में और बाकी साइंस में फ़र्क ये है कि इनर चाइल्ड हीलिंग और एंसेस्ट्रल हीलिंग आपके रूट कॉज पे जाने की कोशिश करती है, वो जानने की कोशिश करती है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। बट ये वाली साइंस जो है ये रूट कॉज पे इतना फोकस नहीं करती है, कहती है कि आज की ये प्रॉब्लम है, इससे मुझे निजात दिलाओ और मैं छुटकारा चाहिए और मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। सो इस तरह की साइंसेस का मैं बहुत प्रयोग करता हूँ। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग है, बट मैं बहुत डीपली उस पर काम नहीं कर रहा हूँ। बट ये भी एक बहुत पावरफुल साइंस है। जब किसी चीज़ का जवाब नहीं आता तब आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग का काम आता है और वो हमको इस्तेमाल होती है। जैसे व्यूअर्स के लिए बताना चाहता हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग ऐसी साइंस है जिसके ज़रिए मैं आपके या आप मेरे पूर्व जन्मों के बारे में पता कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आज जो ये प्रॉब्लम हो रही है इसका पीछे से क्या संबंध था, और हम उसकी हीलिंग करके आज की प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ साइंसेज हैं जिनको मैंने सीखा और इन पे काम करा है और इसके ज़रिए मैं अपने क्लाइंट्स के रिजल्ट लाता हूँ। सब बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर एक प्रॉब्लम का रीज़न ज़रूर होता है कोई ना कोई। जी, वो हमारा एंसेस्टर्स से रिलेटेड भी हो सकता है, इनर चाइल्ड से रिलेटेड हो सकता है, बचपन का कोई ट्रॉमा हो, एंड फिर ये तो बहुत बड़ी बात है कि पुराने जन्मों का भी हो सकता है। बिल्कुल। राइट। और आप उन चीज़ों को पकड़ते हैं और वो एक नॉर्मल, एक आम इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले नहीं कर सकता। वी नीड अ प्रोफेशनल सपोर्ट एंड थैंक्स टू प्रोफेशनल्स लाइक यू। आप लोग ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ बातें मेरे दिमाग में और इस तरह से आ रही थी कि बद्दुआ वर्ड होता है, कई कर्सेस कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, नोइंगली अननोइंगली, और हमें पता ही नहीं हम वो कितने कर्सेस का बोझ लेकर चल रहे हैं और वही हमारी बीमारियों का कारण और रिलेशनशिप इश्यूज का कारण बनता है। इन चीज़ों को कैसे आप टैकल करते हैं? यू आर सो राइट। और मैं बताता हूँ ये कर्सेस आज के नहीं है। मेरे क्लाइंट थे, उनके दादाजी ने शिकार किया एक शेरनी का। अच्छा। और ये हमें खैर अपनी और हीलिंग, डीपर हीलिंग से समझ में आया। और मरने से पहले उसने बद्दुआ दी कि जिस तरह से मेरे बच्चे तड़पेंगे मेरे बिना और तुमने माँ को मारा इनकी, इसी तरह तुम्हारे यहाँ आगे चल के कोई संतान नहीं होगी, और होगी तो मर जाएगी। ऐसी बद्दुआ शेरनी ने दी है। अब ये बोल नहीं सकती, बट ये उन्होंने महसूस करा, उनके दादाजी ने।
और वो इस सिचुएशन के साथ जिए और चल बसे। बट उनकी तीसरी पीढ़ी में प्रॉब्लम शुरू हुई जहाँ पर उनको ये कंसीव की प्रॉब्लम चालू रही, वो हो ही नहीं पा रहा है। बट जैसे ही इसके रूट कॉज पर गए और उस पर काम शुरू करा और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया गया, ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ सही हो गई और उनकी लाइफ कंसीव होने लगी और सब कुछ नॉर्मल हो गया जैसे प्रॉब्लम। सो ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन पे हम लोग काम करते हैं और ये रियलाइज़ करते हैं कि कर्ज कहीं से भी आ सकता है। ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि इंसानों से ही नहीं, कर्ज जानवर से भी कभी कभी आ जाएगा और वो इतना बुरा कर सकता है आपका इम्पैक्ट कि आने वाली पीढ़ियों को उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। सो कर्ज, बद्दुआ, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मानेंगे तो ज़रूर करती हैं, नहीं माने तो भी नहीं करेंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि एनर्जी हर जगह है, ठीक है। जिसको हम आत्मा बोलते हैं वो भी एक एनर्जी, और सब एनर्जी हर जगह है। एनर्जी कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर उसको किसी के नुकसान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो नुकसान पहुंचा भी सकती है। और दूसरा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो सामने व्यक्ति है उसकी इनर पावर कितनी स्ट्रांग है कि उसको इसका कोई इम्पैक्ट आ नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा वल्नरेबल होता है या इमोशनली इनसिक्योर होता है तो वो प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में दिखनी भी शुरू हो जाती हैं। बट वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने पूछा है, बहुत पर्टिनेंट सवाल है इस पॉइंट पे जो आप मेरे से बात कर रहे थे। कुछ कि हम भी कुछ संगतों में जाते रहते हैं उस तरह से, तो मैंने कुछ देखा है कि कुछ लेडीज़ में ना वो आत्मा आ जाती है या उस तरह की चीज़ें आ जाती है, तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस अभी तक आया नहीं है, बट ऐसा मैंने भी सुना है और मैंने देखा भी है एक जगह पर, स्पेशली नर्मदा नदी के पास। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ पर कोई एनर्जी किसी इंसान के अंदर वास करती है और अगर वो इंसान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है तो उस पर वो अपने तरीके से, उसको बोलते हैं वशीकरण या वशीभूत कर देती है उसको उस तरीके से कि वो उसके तरीके से बिहेव करता है जैसा वो चाहता है। तो वो आत्मा अपना कष्ट या अपनी परेशानी कहना चाहती है इस इंसान के द्वारा, बट सामने वाले को लगेगा ऑफ कोर्स ये पागल है, क्योंकि एक अगर औरत में एक आदमी की आत्मा घुस जाएगी और वो आदमी की तरह बात करना शुरू करेगा, आदमी के तरीक़ों से हरकतें करेगा, तो जाहिर सी बात है लोग बोलेंगे अरे तो पागल हो रहा है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। बट ऐसे केसेस हैं, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई केस आया नहीं, बट मैं जानता हूँ इस तरह की चीज़ें होती हैं और इनको रिलीज़ भी किया जाता है, इनके साथ काम भी किया जाता है। बहुत डीपली काम करना पड़ता है। कई बार काफ़ी तंत्र और मंत्र की विद्याएँ आनी चाहिए उस इंसान को इन चीज़ों से फाइट करने के लिए। जी, बट ये काफ़ी डीप वर्क है। मैंने अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं करा है अभी। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, विच इज़ ट्रू। मेरे को भी अब आप पूछ रहे हो तो मेरे भी थोड़ी सी सिचुएशंस और याद आ रहे हैं जहाँ पर मैंने देखा है। इनफैक्ट मैं याद करने की कोशिश करूँ कोई ऐसा क्लाइंट भी था क्या मेरे पास, या हो भी सकता है, बट मैंने कभी रियलाइज़ नहीं करा। बट आई विल डेफिनेटली टेक अ लुक इन दिस। सर मैं जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसे कॉमन केसेस जो कंटिन्यूसली उस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, उस तरह के सेम केसेस आ रहे हैं रिपीटेड फॉर्म में, उस बारे में बताएं और उससे बाहर निकलने का तरीका भी बताएं। श्योर। तो सुप्रीत जी देखिए, मेरे पास मैक्सिमम लोग वो आते हैं जो पहले बोलते हैं कि मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम है। हाँ। सबसे कॉमन सर शुरुआत वहीं से होती है कि आई एम नॉट अर्निंग वेल, मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा। 3-4 सवाल पूछने के बाद ये समझ में आता है कि पैसे का प्रॉब्लम तो बहुत बाद में आता है। उनकी लाइफ में एक लाइन लगी हुई प्रॉब्लम्स की, बट बाकी प्रॉब्लम्स वो इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे कॉमन जो रूट प्रॉब्लम है मैं बताना चाहता हूँ, वो सारी प्रॉब्लम रिलेशनशिप से ही शुरू होती है। आप सोच के देखें, आपके घर में आए दिन लड़ाई हो रही है, बहुत सारा एक तनाव वाला माहौल है, और आप बाहर जाते हैं और आप एक बड़ी अच्छी सी जॉब करते हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, बाहर तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट अंदर तो बहुत सारे केओस हैं। क्या लगता है आप किस लेवल तक ग्रो कर पाएंगे और कहाँ तक ग्रो करेंगे? जो घर के तनाव हैं वो आपका दिमाग धीमे धीमे क्लाउड करने लगेंगे, तो आप बाहर परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे और आप नीचे गिरने लगेंगे धीमे धीमे। तो व्यक्ति आता तो पैसे की परेशानी को लेके है, बट मुझे समझ में आता है कि सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे लगती हैं वो सारी रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है। और रिलेशनशिप तरह तरह के हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप, ज़्यादातर जो मैं आजकल केस देख रहा हूँ, अपने पार्टनर के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है लोगों के, और ये कोविड के बाद कुछ ज़्यादा ही हो गया है। बिकॉज कोविड से पहले लोग एक दूसरे को ज़्यादा समय दे नहीं पाते थे तो किसी को पता ही नहीं था, बट कोविड के बाद ऐसा लगा कि परतें खुलनी शुरू हो गई। लोगों को कोविड के बाद समझ में, अच्छा ये तो ऐसा इंसान था, अच्छा ये तो ऐसा पार्टनर था। सो वहाँ से डिफरेंसेस बहुत क्रिएट होने लगे, बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ, एंड इसके वजह से बहुत सारे लाइफ के डिफरेंट चैलेंज है। जबकि हम हेल्थ की भी अगर बात करें, कोई हेल्थ की प्रॉब्लम भी लेके आता है, तो हमें समझना होगा कि हर हेल्थ की प्रॉब्लम एक्चुअली एक इमोशनल इम्बैलेंस का कारण होती है। हम बोलें कि नहीं मैं गलत आदतों और गलत संगत की वजह से इस बीमारी में आया हूँ, हो सकता है, बट आप देखिए कि और भी लोग कर रहे हैं, बट वो क्यों नहीं आए इस बीमारी में। उसका कारण यही है
कि कहीं ना कहीं हम इमोशनली अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, हम उन इमोशंस में बंध गए हैं, फंस गए हैं, और इसलिए हम उस प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। और ये जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे अगेन रिलेशनशिप में आते हैं। या तो मेरे माँ बाप से परेशानी होगी, या मुझे इन लॉ से प्रॉब्लम होगी, या मुझे अपने पार्टनर से प्रॉब्लम होगी, या फिर मुझे अपने बॉस या एक ऑफिस के टॉक्सिक माहौल से प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी मुझे खुद से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर सेल्फ इस्टीम इशू होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं। वो खुद ही अपने लिए एक रास्ता खड़ा कर लेते हैं रोकने का, मतलब आप कह सकते हैं सेल्फ सबटाज जिसको हम बोलते हैं, कि अपने लिए खुद ही गड्ढे खोद लेते हैं। वो जानते हैं कि वो आगे बढ़ना है, बट वो पीछे जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रिलेशनशिप इशूज़ हैं। यहाँ तक कि रिलेशनशिप चीज़ों के साथ भी होता है। आपका आपके शरीर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, पैसे के साथ कैसा रिलेशनशिप है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आदमी बोल रहा है कि मैं कमा तो लिया, बट मैं गया और 5 लाख रुपए उड़ा दिए जुए में। अब हमारे यहाँ पैसे को हम लक्ष्मी के रूप में समझते हैं। हम जानते हैं कि उनके अंदर कितनी क्षमता है, वो आपके पास आने को चाह रही हैं और आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। आप गए और आपने एक रात में 5 लाख रुपए डुबा दिया, ये सोच के कि आप वहाँ से 5 करोड़ कमा लोगे। बट आप समझिए, क्या आप उस एनर्जी में थे भी कभी? भाई ऐसा नहीं कि 5 लाख से आप 5 करोड़ नहीं कमा सकते, लेकिन आप एक तनावपूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से कोई लॉटरी निकाल लूँगा और अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊँगा। बहुत ही इम्पॉसिबल सी सिचुएशन। तो कहने का तात्पर्य ये घूम फिर के सुप्रीत जी कि सारे प्रॉब्लम घूम फिर के आते हैं रिलेशनशिप पे ही। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है अब तक 99% केसेस में मैंने पाया है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशनशिप था जिसकी कमी, जिसकी खराबी के वजह से आज उनके जीवन में तनाव आ रहा है। तो ये मैं बोलूँगा सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स यहीं से आती हैं, शुरुआत ही सारी वहीं से होती है। ये बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। और एग्जैक्टली पैसा हम ऐसे तनावपूर्ण माहौल में कमा ही नहीं सकते। पैसा कमाने के लिए एक ऐसा माहौल भी चाहिए। करेक्ट, राइट। और उस चीज़ का भी मज़ा नहीं है कि हम बाहर मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं और हमारे दिमाग में रिलेशनशिप की टेंशन है। बिल्कुल सही कहा, मेरी अच्छी नहीं, एब्सोल्युटली। तो लाइफ शुड बी हॉलिस्टिक, जैसा आपने जिक्र किया। हॉलिस्टिक वेलबींग, पूरी तरह से वेलबींग इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो सर आपने जो शुरुआत की, मैंने सुना है 5,000 7,000 इस तरह की छोटी सी फीस आप लिया करते थे। उसके बाद अब एक 6 फिगर इनकम आप चार्ज कर रहे हैं, आप 1.5 से 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? और आई एम श्योर अगर 2 लाख चार्ज कर रहे हैं तो आप 20 लाख का वैल्यू भी दे रहे होंगे। इस बारे में हमें ज़रूर बताएं। श्योर। सो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सुप्रीत। होता क्या है कि कई बार हमें अपनी क्षमता नहीं पता होती। बहुत ही साधारण शब्दों में बताऊंगा तो 5,000 मांगने में भी मुझे काफ़ी घबराहट होती थी कि मतलब मैं क्या मांग रहा हूँ। बट वो समय में और अब के समय में फ़र्क, एक तो पहला ये फ़र्क आया कि मेरी स्किल बहुत अपग्रेडेड है। तब मुझे अपने रिज़ल्ट पर उस तरह का विश्वास नहीं था कि मैं जो कह रहा हूँ वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अब काफ़ी बार डंके की चोट पर वो बात निकलती है और मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे मेरा क्लाइंट ठीक हो सकता है। तो ये चीज़ें बदली हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हुई ना, वो हम इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। मैंने अपने बारे में जो सोचता था पहले और जो मैं आज सोचता हूँ उसमें बहुत बदलाव आया। मैंने अपने आप पे बहुत काम किया है। और डिस्पाइट इसके कि बहुत सारे लोग हैं जो कई जगहों पर मुझे फोरम्स पे मजाक भी उड़ाते थे। कुछ पुराने दोस्त हैं जिन्होंने अलग अलग तरीक़ों से नाम रखने शुरू कर दिए कि हीलिंग बाबा और जो भी उन्होंने मस्ती लेने लगे। बट इसके बावजूद मज़े की बात यह है कि मेरा कॉन्सेप्ट और इम्प्रूव होता गया समय के साथ साथ। और जब सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव होने लगा तो मुझे समझ में आया सुप्रीत जी कि जो चीज़ के लिए मैं इतना कम चार्ज कर रहा था, मैं डिज़र्व करता हूँ उसके लिए ज़्यादा। और दूसरी बात ये भी है कि हमको लगता है एज अ बिज़नेस ओनर, आप देखेंगे कि हमको लगता है कि बाज़ार में ये प्राइस का तो कोई सामान लेने के लिए बैठा ही नहीं है। बट एक बहुत सिंपल से साधारण से एग्जांपल समझाता हूँ। भारत में सबसे सस्ती कार कौन सी है? ऑल्टो। मान सकते हैं टाटा नैनो थी जो सबसे सस्ती, चलिए मान लेते हैं ना। और महंगी गाड़ियों में अपनी BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, जैगवार, लैंड रोवर, ये सारी गाड़ियाँ हैं। अगर सबसे सस्ती नैनो है तो क्या सड़क पे आपको सबसे ज़्यादा नैनो दिखती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट आप देखेंगे लग्जरी गाड़ियों का सेगमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है और वो ज़्यादा दिखनी शुरू हो गई, हद से ज़्यादा दिख रही हैं। हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे, इतनी सारी लग्जरी गाड़ियाँ हमारे शहरों में घूम रही हैं। कहने का मतलब ये है कि बात गाड़ी की नहीं है, बात माइंडसेट की है। तो क्योंकि उसका मार्केट एग्जिस्ट करता है इसलिए वो बिक रहा है। और इसी तरह हीलिंग मोडालिटीज़ पे काम करना और लोगों की समस्याओं को ठीक करना, ये अलग अलग तरीके की सेगमेंट हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अच्छी बात है, आपको आपके टाइप का हीलर मिल जाएगा जो आपको हेल्प कर सकता है। बट मुझे समझ में आया कि मेरी फ्रीक्वेंसी अपग्रेड हो चुकी है, मेरी मनी एनर्जी अपग्रेड हो गई, तो मुझे ऑटोमेटिकली वैसे क्लाइंट्स मिलने शुरू हो रहे हैं या उन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ जिनके अंदर क्षमता है या एटलीस्ट इंटेंशन है या उनके मन में ये भाव है कि वो देना चाहते हैं और मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो वहाँ से अपने आप ही ये ग्रोथ होनी शुरू हो गई।
और धीमे धीमे इस तरह के क्लाइंट मैंने अट्रैक्ट करने शुरू कर दिए जो ऑटोमेटिकली बड़े कंफर्टेबली इस अमाउंट पे मेरे साथ काम कर लेते हैं। और जैसा आपने बोला, ईश्वर की कृपा चल रही है, वो बहुत जल्दी ऐसा सिचुएशन आएगी जहाँ पर हम 5 लाख 10 लाख पर क्लाइंट भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि बात पैसे की नहीं है, बात उस तरह के रिजल्ट की है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान जो पिछले 15 साल से अपनी परेशानी से जूझ रहा है, जिसके पास कोई समाधान नहीं है, उसको मैंने 3 महीने में अगर उसकी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया, जिस परेशानी से निकलने के लिए उसने लाखों करोड़ों ऑलरेडी ख़राब कर दिए हैं, अगर वो मुझे कुछ चंद पैसे में ही ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेता है, तो आई थिंक उसके लिए तो बहुत अच्छी डील है। और हम लोग इसको इंग्लिश में विन विन बोलते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं जहाँ पर हम लोग काम करें। तो इस तरह से मैं अपने आप पे काम करता गया और आज ये आसानी से हो पा रहा है, राइट, जो पहले बड़ी दिक्कत थी। बिल्कुल। और सर, टोनी रॉबिन्स और हम इतने बड़े बड़े स्पीकर्स का नाम सुनते हैं जो सेकंड्स के हिसाब से चार्ज करते हैं, एक एक सेकंड की उनकी इतनी कॉस्ट होती है, और पीपल आर रेडी टू पे टू देम, क्योंकि जो आगे बैठे हुए लोग होते हैं वो 100 करोड़ 200 करोड़, बिल्कुल बिल्कुल, मिलियनर्स बिलियनर्स बैठे होते हैं उन्हें सुनने वाले। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपका भी यही टारगेट है कि मिलियनर्स और बिलियनर्स को आगे सर्विसेज दी जाए। जी जी, आगे चल के बहुत सारे मेरे पैशन है, मतलब आई वांट टू वर्क विद पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रूट है। अगर देश की सेवा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बहुत जगहों पे बहुत सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं हो रही हैं। और अगर मुझे मौका मिले और साथ में उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली हम लोग अपने देश को एक नई राह पर ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके माइंडसेट में और उनकी सोच विचारधारा में काफ़ी सारे बदलाव हम ला सकते हैं इन साइंसेस के ज़रिए। तो इस तरह के गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन के साथ काम करने का भी सपना है। तो ईश्वर चाहेगा तो ये सारे काम आते रहेंगे। सर, हीलिंग और ये कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया में, इसका क्या फ्यूचर है, और अगले 5 से 10 सालों में आप इसे कहाँ देख रहे हैं? सुप्रीत जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। एक्चुअली क्या है कि लोगों के मन में बड़ी सारी धारणाएं हैं हमारी इस इंडस्ट्री को लेके, और अभी भी एक्सेप्टेंस लेवल बहुत लो है। अगर आप देखें तो इसका सबका जनक यूएस ही होता है, सारी चीज़ें हम वेस्ट से ही लेके आते हैं। तो यूएस में ये बहुत कॉमन है, बल्कि लगभग हर इंसान का एक कोच है। आज यहाँ पर हेल्थ और जिम के कोच की तो एक्सेप्टेंस है, वो कहता है जिम जाना है तो मुझे कोच करना है, लेकिन माइंड के लिए कोच नहीं रखना चाहता, अपनी बॉडी के ट्रॉमा के लिए कोच नहीं रखना चाहता, अपने न्यूट्रिशन डाइट के लिए कोच नहीं रखना चाहता। इन चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस बहुत लो है। इवन करोड़पति भी हो, वो भी सोचते हैं हमें इसकी क्या ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस टाइप की धारणाएं हैं जो थी, मतलब जब हमने शुरू करा था 3-4 साल पहले, तो मैं भी यही सोचता था कि कौन ही आएगा मेरे पास, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, स्कोप बड़ा होता जा रहा है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, और मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं कोविड का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले फिजिकल होती थी और इसकी फीस बहुत ही ज़्यादा होती थी, इतनी ज़्यादा होती थी कि हम पे नहीं कर सकते। एक सेशन का अगर किसी को 1 लाख रुपए देना पड़े 2-2.5 घंटे के लिए, तो वो 10 बार सोचेगा कि मैं नहीं कर सकता, मतलब। तो उस तरह से जब ऑनलाइन होने लगा, तो मैं अपने घर की कंफर्ट से और मेरा क्लाइंट अपने घर की कंफर्ट से इस सॉल्यूशन पे आ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसने इस इंडस्ट्री को, जी, जूम और बहुत सारे टूल्स हैं, जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, गूगल मीट हो गया, इन सारे टूल्स के माध्यम से हम लोगों के घरों तक पहुंच सकते हैं, वो हम तक पहुंच सकते हैं, और एक बहुत ही मिनिसिकल कॉस्ट में हम इन सिचुएशंस को रिजॉल्व कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम से लोगों को निकाल सकते हैं। तो इसकी वजह से इंडस्ट्री का एकदम से अपग्रेड हो गया। और मैं बताता हूँ, मैंने काफ़ी समय पहले, अभी थोड़ी समय पहले मैंने डेटा पढ़ा था, तो हमारे देश में बिजनेस कोचिंग और लाइफ कोचिंग का जो करंट ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ 17% से ज़्यादा है। जितने तेज़ी से स्टॉक मार्केट और सोना भी नहीं बढ़ रहा, उतनी तेज़ी से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और 2030 तक आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ये 4 से 5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है, जो अभी शायद $1 बिलियन डॉलर भी टच हो रही है। ये वहाँ से 5 गुना होने वाली है अगले 5 से 6 साल में। और मैं और आप यहीं बैठेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्री ग्रो करी। तो मेरा आपके द्वारा लोगों से ये संदेश है कि ये इंडस्ट्री बहुत ही ग्रोइंग है, और आने वाले समय में हर व्यक्ति को अपने लेवल के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से एक कोच की आवश्यकता होने वाली है। तो आने वाले कुछ सालों में जो लोग इस तरह से परेशान हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब खा जाएगा और इस तरह की दिक्कतों से वो जूझ रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये एक बहुत ही सफल स्ट्रैटेजी है अपना एक लॉन्ग टर्म बिजनेस विजन बनाने का और अपनी लाइफ को सेटल करने का। आने वाला 10 साल इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बूमिंग है हमारे देश में, इनफैक्ट सारे एशियाटिक कंट्रीज़ में, क्योंकि हमारे आज भी जॉइंट फैमिली टाइप के सेटअप होते हैं, इंडिविजुअलिटी कम होती है, इसलिए जो है क्लैशेस भी ज़्यादा होते हैं, लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं, आपस में मतभेद भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में इन तरह के हमारे आपके जैसे लोगों के होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि हम एक सामाजिक तौर पर समन्वय बना के चलें और लोग एक दूसरे के साथ एक अच्छी पैरिटी में जी सकें।
तो मेरा ये मानना है कि ये इंडस्ट्री पे खाली आप सवार हो जाएं आज, और 10 साल बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां हमने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। और ऑफ कोर्स जितने लोगों की आप लाइफ टच करोगे और जिस तरह का आपको एक मेंटल और इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो आपको शायद कहीं और नहीं मिल पाएगा। क्योंकि किसी इंसान जिसके अंदर जीने की भी चाहत ना हो, उसको वहाँ से निकाल के आपने ऐसा बना दिया जो स्टेज पे 5000 लोगों के सामने आज स्पीच दे रहा है, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। क्या बात है। इसमें शायद जितने पैसे मिले वो तो एक एक्स्ट्रा अलग चीज़ है, लेकिन बेस्ट पार्ट इज जो दुआएं हमें मिलेंगी। बिल्कुल, बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है। जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ उनके पेरेंट्स का भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। मतलब लोग कॉल कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं कि भाई हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, इतने सालों से लगे हुए थे, आपने हेल्प कर दी, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी है, और जो भी इंसान इस जर्नी को शुरू करेगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के अपने कुछ चैलेंजेस हैं, आपको उनको समझना ही पड़ेगा। पहले 1-2 साल सबके लिए टफ होंगे, आपके लिए भी होंगे, मेरे लिए भी थे। बट जब आप इस जर्नी पे चल पड़ेंगे और अपने ऊपर काम रोज़ करते रहेंगे, आप पाएंगे कि ये जर्नी एकदम मक्खन जैसी स्मूथ हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया बात की, फुलफिलिंग, एक वो दिल को खुशी देने वाली जी बिल्कुल चीज़ है ये। एब्सोल्युटली। सर, आप खुद एक हीलर हैं, और जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर को भी कभी ना कभी कोई बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ चैलेंज ज़रूर आया होगा। उस चैलेंज को ओवरकम कैसे किया आपने? बहुत अच्छा सवाल है सुप्रीत जी। एंड आपको जान के हैरानी होगी, हमारी लाइफ में और ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। अच्छा। बहुत चैलेंजेस आते हैं और दिन भर दिन आते ही जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, उठते उठते कहीं से भी चैलेंज आ जाते हैं। बट अच्छी बात क्या है कि एज अ हीलर इन चैलेंजेस से लड़ने की क्षमता बहुत स्ट्रांग हो गई है। और मुझे ये समझ में आना शुरू हो गया आज की तारीख में कि जितने ज़्यादा हमारे लाइफ में चैलेंजेस हैं, उतना ज़्यादा हम ग्रो कर रहे हैं। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जो मैं अपने क्लाइंट से भी शेयर करता हूँ। हमारे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या हैं? आपका एक सफल पब्लिकेशन हाउस है, आपके अपने पॉडकास्ट हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ें, आपके माध्यम से लोगों को नई नॉलेज मिले, आप लोगों को ज्ञान इम्पार्ट करते हैं। मेरा भी काम लगभग सिमिलर है, मैं लोगों को हील करके ठीक करना चाहता हूँ। और इन सब चीज़ों से सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारे घर पे सब कुछ शांतिपूर्ण चलता रहे, हमारी भी बरकत होती रहे, हम भी आगे बढ़ते रहें। इतना ही हम सोच पाते हैं, और इसी लेवल के हमारे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आप देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो आपके चैलेंजेस क्या हैं? आप सडनली अपने घर के बाहर हो जाते हैं, आप देखते हैं कि भैया ये 150 करोड़ की जो जनता है ना, ये मेरा परिवार है, इनको कैसे मैं ठीक करूं, इनके लिए कैसे प्रॉब्लम करूं। वो तो ठीक है, पड़ोस वाला देश ये हमला करने वाला है, वो ये डाल रहा है, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। तो आपकी समस्याओं का जो एक लेवल है ना, वो हमारी समस्याओं से कम 20 गुना ऊपर हो जा रहा है। Exactly. तो जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा ओहदा, उतना बड़ा पद। तो मेरे को ये समझ में आने लगा कि जितने ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि ईश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ें, इसलिए आपकी राह में चैलेंज आना एक बहुत बड़ी अच्छी संभावना है। लोग उसको चैलेंज मान के परेशान होते हैं, मेरे पास आते हैं, वो मेरे साथ ये प्रॉब्लम। मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि आप भगवान को शुक्रगुजार हों, आप उनके लिए धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें कि आपको ईश्वर ने इस लायक समझा है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपकी चॉइस है कि आप यहाँ से दुम दबा के पीछे भी भाग सकते हैं और इन परेशानियों से आगे बढ़ के ऊपर निकल सकते हैं, ये चॉइस है। कमिंग बैक टू माई ओन चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि कई बार हीलिंग करते करते हम अपने क्लाइंट की परेशानियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और तमाम तरह के केसेस आते हैं हमारे पास। कई बार जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, और बहुत ही सीवियर और काफ़ी क्रिटिकल केसेस होते हैं। अब कई बार हम अपने दिमाग में ना वो क्लाइंट्स की प्रॉब्लम से जूझने लगते हैं, तो हम अपनी लाइफ को भूल के कई बार हम उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये एक डिसकनेक्शन और बाउंड्री बहुत ज़रूरी है। हम कई बार बाउंड्री नहीं बना पाते। मेरे साथ ये प्रॉब्लम शुरू में बहुत था, अब तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया है। बट मुझे पता है मेरे हीलर कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम मानने लग जाते हैं, और कई बार वो उससे डिटैच नहीं हो पाते। इसका एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है, आप आज एक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, और आपको मेरा ऑपरेशन करना है। आपने चीरा लगाया, खून देखा, आपके मन में घबराहट आई कि अरे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। क्या आप कभी सफल ऑपरेशन कर पाओगे? अगर आप मेरे से इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी मेरा एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। और ये मुझे लगता है एक तरह से सिमिलर टाइप का काम है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, उनकी तो बहुत रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स हमारे से कई गुना ऊपर मैं मानूंगा आज भी, लेकिन हमारा जो एनर्जी वर्क है वो इसी बात पे, उसका बेस ही इस बात पे बनता है कि आप किसी से इमोशनल कनेक्शन ना बिल्ड करें, बल्कि आप एक आत्मा की तरह उसको डील करें और समझें कि भाई उसकी प्रॉब्लम से बस मुझे उसको हेल्प करनी है, यही मेरा एक काम है।
जैसे एक डॉक्टर का काम होता है कि किसी को परेशानी से बाहर निकालना है, मैं उसके आगे पीछे नहीं सोचता, बट मुझे उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, ठीक हमें भी वैसे ही सोचना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको मैंने काफ़ी समय लिया ओवरकम करने में। इसके अलावा एक चैलेंज और आता है, कई बार बहुत सारे लोगों की हमारे परिवारों में, दोस्तों यारों में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम होती है, तो आए दिन उनके ताने कसना, मजाक बनाना, ये सब बहुत कॉमन रहता है और शुरू शुरू में बड़ा अटपटा लगता है कि मैं तो दुनिया का भला करने चला हूँ और ये तो मुझे ही टोक रहे हैं। या कई बार लोग बोलते हैं तुम तो बड़े लालची हो, तुम तो पैसे चार्ज करते हो इस काम के लिए, तो तुम्हें फ्री में करना चाहिए। तो ऐसे से बहुत सारे लोग आते रहते हैं और शुरू में इनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता था। बट जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि मेरा अपने को लेके जो कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है वो इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि ये सारी बातें मुझे अब बेबुनियाद सी लगने लगती है। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आप अपनी दुनिया पे खुश रहें, मैं अपने में खुश हूँ, आपको जैसा ठीक लग रहा है आप सोचिए, बट मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और उससे लोगों की दुनिया में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये कुछ बड़े चैलेंजेस थे जिनका मैंने सामना करा। एक और आखिरी चैलेंज ये है कि इवेंचुअली ये एक बिजनेस है या आप कह सकते हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है। तो यहाँ बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कुछ महीने ऐसे जाते हैं जहाँ पर हमें ही नहीं समझ में आता कि अब इसका क्या करें, अब तो ये आ गया है। बट कई बार बिल्कुल मोमेंट लल होता है, या उसको मैं बोलूँगा कि सब कुछ एकदम शांत होता है, कहीं से कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा, कोई क्लाइंट नहीं आ रहा और बिजनेस लगभग जीरो होता जा रहा है काफ़ी समय से। तो उस समय काफ़ी सारे डर उत्पन्न होने लगते, काफ़ी सारी परेशानियां होने लगती हैं और उनसे निकलना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। तो इन पे भी काम करते करते अब ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम्स आएंगे या नहीं आते हैं, अब इनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जैसे लोगों को सर्दी जुकाम ज़िंदगी का हिस्सा होता है, आपको पता है ना, इससे भागने की क्या ज़रूरत है, आएगा चला जाएगा, उसी तरह ये भी हो गया है। तो ये उससे मैंने लड़ना सीख लिया अच्छे से। तो ये वो सारे चैलेंजेस हैं जो मेरी लाइफ में आए हैं। यूजुअली इतने सारे चैलेंजेस शेयर नहीं करते हैं लोग, आपने ओपनली शेयर किया है। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपका पॉडकास्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों को बताने का कि ये एक गोल्ड माइन है। लेकिन गोल्ड ढूंढने के लिए आपको उतना नीचे जाना भी पड़ेगा, आपको खोदना ही पड़ेगा। इतना आसान नहीं है गोल्ड को ढूंढना। आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आपको नीचे मिट्टी आएगी, ईंटें आएंगे, पत्थर आएंगे, पता नहीं क्या क्या मिलेगा, लेकिन अगर सोने की खुदाई करनी है तो आपके अंदर उतना जज्बा होना चाहिए नीचे जाने का। राइट। मेरे दिमाग में बस वही चैलेंज था कि ऐसे हीलर्स एक्चुअली इमोशनली कनेक्ट हो जाते होंगे क्लाइंट से, क्योंकि मैं खुद हो जाता था कि वो ऐसी प्रॉब्लम से झेल रहे हैं और रात को कई बार वो चीज़ आना दिमाग में कि भाई वो कैसे रह रहे होंगे। जी बट ऐसा नहीं है, हमें एज अ हीलर ही उसे हील करना है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होने की। मेरे पास का बहुत अच्छा ट्रिक भी है। मैं अपने आप को डॉक्टर की तरह सोचता हूँ कि अगर मैं एक सफल डॉक्टर होता तो क्या मैं इमोशनली कनेक्ट करता। और हम लोग बचपन से अपने आसपास डॉक्टरों को देख रहे हैं, वो हज़ारों पेशेंट्स को रोज़ देखते हैं, लेकिन वो कनेक्ट नहीं होते। एक और आपके माध्यम से एक कॉमन प्रॉब्लम मैं बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि उनके जीवन में कष्ट लिखे थे, आपने उनके जीवन के कष्ट हील करे तो आपने तो उनका रास्ता बदल दिया, अब ईश्वर आपको सजा दे सकता है क्योंकि आपने तो उनके रास्ते के साथ खिलवाड़ किया है। बट मैंने उनको ये बात बोली, ये बात आप डॉक्टर को बोलोगे? आपके परिवार में किसी की किडनी फेल होती है तो आप बोलोगे कि मरने दो इसको क्योंकि उसके कर्म थे, या आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे और किडनी रिप्लेस भी करवाओगे और डोनर भी लोगे और रिप्लेस करवा के डॉक्टर से हाथ पैर जोड़ के ठीक करवाओगे और फिर एक दोबारा जिंदगी शुरुआत करोगे? तो वो भी तो कर्म की वजह से ही था, तब आपने क्यों नहीं इसको टोका? इसका तोड़ यही है कि डॉक्टर अपना कार्य कर रहा है, आपके कर्म आपके थे, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका काम है आपको बचाना, वो इसी के लिए वो तैयार हुआ था। इसी तरह एज अ हीलर मेरा कार्य है आपकी परेशानियों को समझना और उससे आपको बाहर निकालना। आपके कर्म का फल आपको वैसे भी मिलने वाला, लेकिन आप बोलो कि वो कर्म मेरे ऊपर आते हैं क्योंकि मैंने आपका कर्म काटा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे ईश्वर ने इस काम के लिए चुना था, तो मैं ये काम कर रहा हूँ अपनी पूरी ईमानदारी और शिद्दत से, तो मुझे तो उसकी सज़ा नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर किसी और का कर्म गलत था या सही था, उसको उसके कर्म का मिलेगा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मैंने लोगों की सुनी कि आप इसलिए हीलिंग मत करिए क्योंकि इससे आपको भी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ अपना कार्य करें, पूरी ईमानदारी से करें, ईश्वर पे निष्ठा रख के करें और आप 100% सही रिजल्ट पे आएंगे। सर, इनर वर्क की आप बात करते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करते हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हमारे व्यूअर्स को बताएं और जिससे वो अपने अंदर काम कर सकें। एंग्जाइटी कई बार छोटा सा बीच रूप में शुरू होती है और फिर एक डिप्रेशन का कारण बन जाती है, वो पोजीशन ही ना आए जी। इंटरनली हम ऐसा क्या काम करते रहें, ऐसी क्या आदतें बना के रखें कि वो एंग्जाइटी वाले इश्यूज़, वो डिप्रेशन वाले इश्यूज़, वो प्रॉब्लम वाले इश्यूज़ ना आए? बहुत ही ज़रूरी सवाल है और ये मुझे लगता है हम सब इस प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं कभी ना कभी। इसका सबसे पहला जो एक तोड़ है जिस पे मैं भी काम कर रहा हूँ, अभी तक मैं भी वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, बट चूंकि मैं दिन भर अपने ऊपर काम करता रहता हूँ इसलिए मुझे परेशानियाँ नहीं आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है जो हमारा ये मोबाइल फ़ोन है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण है। रात को सोने से पहले हमारे दिमाग में और हमारी बॉडी में
तरह तरह की क्रियाएं चल रही होती हैं। बॉडी सोने के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, लेकिन सबकॉन्शियस जगने के लिए तैयार हो रहा होता है, इसलिए आपको सपने आते हैं। जी हाँ जी। तो ये एक ट्रांजिशन फेस है, और उस समय मैं मोबाइल लेके अपनी आंखें खराब करता हूँ और अपने दिमाग में वो सारी चीज़ें भरता हूँ जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने अपने दिमाग को एक डिस्टर्ब्ड थॉट के साथ सोना शुरू करा, जबकि मेरा सजेशन है और मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि आखिरी सोने के आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट हमको फ़ोन नहीं छूना चाहिए। यही आदत हमको सुबह उठते शुरू करनी चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है। मैं फ़ोन चेक करने की आदत अभी भी ठीक कर रहा हूँ, हो जाता है कभी कभी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोशिश ये रहती है कि फ़ोन ना हाथ लगाऊँ और पहले 1 घंटे हम सिर्फ अपने ऊपर काम करते हैं। बेस्ट है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में काम करें, जो कि है सूर्य उदय से लगभग 45 + 45 मतलब 90 मिनट पहले। जो भी सूर्योदय हो, जैसे आज सूर्योदय 6:30 बजे हो रहा है आजकल, तो 6:30 बजे के हिसाब से 90 मिनट पहले अगर आप उठते हैं, कहने का तात्पर्य है 5:15 के आसपास, आप वो 90 मिनट अपने आप को दें, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं जिनको आप करें, और आप पाएंगे कि किस तरह से आपकी लाइफ अपने आप ही बहुत तेज़ी से निकल रही है। इसमें सबसे पहला काम क्या है, आप एक छोटा सा मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 5 से 10 मिनट का। मेडिटेशन का मतलब बहुत सिंपल है, खाली अपने आप से कनेक्ट करना ब्रीदिंग के द्वारा। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप कोई भी हल्का म्यूजिक लगा सकते हैं। बहुत सारी मेडिटेशन स्क्रिप्ट्स हैं यूट्यूब पे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं और आप उनसे अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, पहले 5 से 10 मिनट। उसके बाद एक बहुत कॉमन एस्पेक्ट होता है स्क्राइबिंग, जर्नलिंग, ट्रॉमा रिलीज, ट्रिगर रिलीज, जो हम लोग करते हैं। वो चीज़ें जो कल के दिन आपके लिए काम नहीं की थी, या जो प्रॉब्लम थी, आप उसको लिखना शुरू करें। जो भी प्रॉब्लम्स थे आपके, कि ऐसा हुआ, मेरे हिसाब से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से नोट करें, लिखें, और वो जितने इमोशंस थे उनको भी महसूस करके लिखें कि मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे इस समय गुस्सा आ रहा था, मुझे इस समय घृणा हो रही थी, मुझे दुख हो रहा था, मुझे कष्ट हो रहा था। इन सब को लिखें और कोशिश करें कि इसको फिर अंत में या तो जला दें या फिर उसको कहीं से डिसरिगार्ड कर दें, डिस्कार्ड कर दें। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके दिमाग में नकारात्मकता भरी थी, आपने उसको कागज़ पे डाल के ख़त्म कर दिया, और इससे आप पाएंगे कि बहुत सारा रिलीज़ होगा, बहुत बहुत फ़ायदे होंगे इसके। तो इतने फ़ायदे हैं कि मैं गिना नहीं सकता इस कॉल पे। बट ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, 5-5, 10-10 मिनट की, लेकिन आपको करनी चाहिए अगर आप अपनी होलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं। एक और बड़ा काम है, हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत कम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइंड और बॉडी का एक बहुत स्ट्रेंज कनेक्शन भी है और डिसकनेक्शन भी है। कनेक्शन ऐसा है कि जैसा माइंड सोचता है वैसे बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, बट कई बार माइंड तो सही सोचने लगता है, लेकिन बॉडी में रिएक्शन अभी भी स्टोर्ड होता है। हमारे भाषा में उसको सोमैटिक हीलिंग बोलते हैं, जहाँ पर हम बॉडी के जरिए लोगों को ठीक करते हैं। कई बार माइंड से तो चीज़ें निकल गई हैं, लेकिन वो बोलता है फिर भी मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। वो बोलेगा मैंने इस बंदे को माफ़ कर दिया, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेंटली तो आपने कर दिया है, लेकिन आपकी बॉडी अभी भी रेजिस्ट कर रही है। उसको हील करने का एक तो तरीका है हम सोमैटिक हीलिंग का प्रोसेस करें, जो मैं कराता हूँ अपने क्लाइंट्स को, बट दूसरा सबसे सिंपल तरीका है आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें। आप फिजिकल बॉडी पे काम करें, आप चाहे योगा करें, आप चाहे भागें, आप चाहे साइकिलिंग करें, आप चाहे जिम जाएं, आप चाहे स्विमिंग करें, बट आधे घंटे की कोई ऐसी, मिनिमम आधे घंटे की कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आप इनको रिलीज़ करें। बहुत बेसिक शब्दों में पसीना बहाएं, और आप पाएंगे बहुत सारे बॉडी रिलेटेड इश्यूज आपके कम हो जाएंगे। ना कि इसके वजह से कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इसके वजह से कि बॉडी में जो स्टोर ट्रॉमा था, जो अनप्रोसेस था, जिसके बारे में आपको नॉलेज भी नहीं थी, वो अपने आप ही बॉडी से चला जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैं कॉर्ड कटिंग एक बहुत पावरफुल साइंस है, मैं उसका सुबह ही सुबह प्रयोग करता हूँ। जहाँ भी जो चीज़ें मुझे डिस्कनेक्टेड लगती हैं, मैं उनसे अपने आप को रिलीज़ कर लेता हूँ। उसमें एक और साइंस आती है ब्रह्म नाड़ी की, जहाँ पर मैं अपनी ब्रह्म नाड़ी, जो जिसको बोलता हूँ थर्ड आई या अजना, उससे मैं कनेक्ट करता हूँ, जिससे कि हमारी इंटुइटिव पावर्स बहुत बढ़ती हैं, और जो होने वाला है उसके बारे में कभी कभी हम लोगों को गाइडेंस आनी शुरू हो जाती है। मैं आकाशिक हीलर हूँ, तो सुबह सुबह आकाशिक भी करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो नॉर्मल जनता नहीं करती, बट हम लोग अपने ऊपर बहुत सारा काम करते हैं सुबह उठ के। इसका मतलब ये नहीं कि काम करना ज़रूरी या नहीं ज़रूरी, बट मैं सबको सलाह दूंगा कि जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर काम करेंगे, आप पाएंगे आपके लाइफ में अपने आप ही मक्खन के जैसे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। जो एक कॉमन बात मैंने सीखी है सुप्रीत जी, अपने 3.5-4 साल के एक्सपीरियंस में, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने ऊपर काम करा, ये नहीं बोला कि मैं इसको बदलना चाहता हूँ, मैं ये बदलना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर काम करा, उन्होंने देखा उनके रिजल्ट्स मल्टीपल टाइम्स बढ़ गए हैं। मैं अपनी बात इसलिए नहीं करूँगा कि आप बोलोगे तो बायस्ड है, इसको तो ये तो जानता है चीज़ें, बट मैं अपने बारे में बता ही नहीं रहा, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने मुझसे सीखा था, और उन्होंने मुझे बहुत सारी प्रेरणा दी। जब मैं कभी आलसी होने लगता हूँ कि यार छोड़ो आज नहीं काम करते हैं, सुबह ही सुबह मुझे मेरे एक स्टूडेंट का नोट आ गया कि आज मैंने ये किया, मैंने कहा ओह इसने करा, मुझे भी करना चाहिए, और मैं अपने आप ही उठ के खड़ा हो जाता हूँ और काम करने लगता हूँ। तो ये एक इकोसिस्टम बन जाता है हमारा, जिसके ज़रिए हमारी लाइफ अपने आप ही बहुत स्मूथ चलती है। और ये इनर वर्क इतना पावरफुल है कि आप किसी भी हद तक पहुँच सकते हो, आप रियलाइज़ भी नहीं कर सकते हम कहाँ जा सकते हैं।
और जैसा मैंने बोला ना, माइंड के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सोचने भर की देर है और उस पर काम करने की देर है, और आप देखोगे कि धीमे धीमे आपके रास्ते क्लियर होने लग जाएंगे। ऐसा कोई भारी गोल लेके ना रखें, इनर वर्क करते रहे, काम करते रहे, और इसीलिए शायद इतना अच्छा एक ज़बरदस्त ऑरा आपका बन चुका है। जी, थैंक यू फॉर सेइंग, बट ये बिल्कुल सच है। इनर वर्क से भले ही आप गोल्स ना सेट करें, ईश्वर आपके रास्ते खुद दरहार करने लगता है, क्योंकि वो जानता है अब आप रेडी हो। हाँ, कि अब हम पैसे लेने के रेडी हैं, जी, पैसे लेने के लिए, या लोगों को और लोगों का विस्तार कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, या अपने परिवार में प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने घर में सारे मधुर संबंध रख सकते हैं, एक अच्छी होलिस्टिक लाइफ जी सकते हैं, एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं, एक स्पाउस बन सकते हैं, एक बच्चा बन सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, और ये सारी चीज़ें अपने आप शुरू होने लग जाएंगी। और वो सालों साल का जो हमारा चिड़चिड़ापन रहा होता है वो दूर होना शुरू हो जाता है इनर वर्क करने से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे जैसे आपने एंजाइटी की बात की ना, आप देखेंगे 15-20 दिन के अंदर ही बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और इतना फायदा हो जाएगा कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। बहुत जी बड़ी जी बात बिल्कुल आपने बताई है। हाँ, ये है, क्योंकि माइंड, जैसा मैंने बोला ना, आपका माइंड कुछ भी कर सकता है। Exactly. और वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर सकता है, और उस तरह से जा भी सकता है उस तरफ। तो सर, लगभग हम इस लास्ट में पहुंच चुके हैं अपने इस पॉडकास्ट के। एक दो केसेस में ज़रूर आपसे ऐसे जानना चाहूँगा जो थोड़े हटके थे। जी, जनरली डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के इश्यूज तो आते ही हैं, या मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं रिलेशनशिप अच्छा करना चाहता हूँ, दैट आर नॉर्मल केसेस। कुछ हटके केसेस आए हों आपके पास? जी। एक दो केस अगर आप बताना चाहें। श्योर, ऐसे कई केसेस हैं। Okay. तो मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, बिकॉज बट एज अ केस स्टडी ऑफ कोर्स हम ये डिस्कस कर सकते हैं। सो होता क्या है कि इज वन क्लाइंट हु उनको सेक्सुअली बचपन से मोलेस्ट किया गया। उनके परिवार में ही किसी ने उनके साथ बहुत गलत तरीके से, मतलब बहुत ही बुरे तरीके से उनके साथ व्यवहार किया है, और उनको बहुत परेशानियों में लाया। और जिस समय वो मेरे पास आए हैं, उस समय उनकी लाइफ बिल्कुल टूटी फूटी थी, क्योंकि उनका किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप था, वो भी टूट गया था, पैसे कमाने का ज़रिया भी क्लियर नहीं था, बहुत सारी परेशानियाँ चल रही थी उनके जीवन में। और जब हमने हीलिंग शुरू करी, स्पेशली इनर चाइल्ड हीलिंग शुरू करा, तो उनका ट्रॉमा इस लेवल पे बढ़ गया कि उनको एक कांस्टेंट फीवर बनने लगा। अच्छा। हाँ, और ये फीवर ऐसा रहा कि वो लगभग 1-1.5 महीने चलता रहा। उन्होंने कुछ दिन बाद मुझे बात बोली कि मेरे को तो बहुत फीवर आ रहा है। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि भाई ये कब से था। फिर वी स्टार्टेड गेटिंग इनटू द डिटेल्स, और वो फीवर जा नहीं रहा था। सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, ऐसा कोई रीज़न ही नहीं निकल रहा, सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ क्लियर था। फिर हमने दूसरे तरीके से हीलिंग शुरू करी, और मैंने ये समझ में पाया कि जिस तरह से उनके साथ, जिस तरह का वातावरण में वो बड़े हो रहे थे और जिस तरह का इन्वायरमेंट उन्हें मिल रहा था, उससे उनके अंदर काफ़ी सारी घृणा और चिढ़ और नाराज़गी आ रही थी। और उनके लिए ज़्यादा आ रही थी जो उस परिवार का हिस्सा थे, जिन्हें शायद थोड़ी सी इस बात का आभास था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें दबा दी जाती हैं। कोई बदनामी के डर से बताना नहीं चाहता, बट इनके अपने बहुत इम्पैक्ट हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हैं। हमने उन पर डीपली काम करना शुरू करा। महज 15 दिन बाद वो फीवर हमेशा के लिए चला गया, और मुझे बहुत सारी लर्निंग मिली, क्योंकि वो मेरे अपने आप में पहला केस था। और चूँकि 30-40 दिन से लगातार फीवर आ रहा था, तो मैं भी थोड़ा परेशान था कि कैसे ठीक होगा। बट उस समय पता नहीं क्यों मुझे ऐसी गाइडेंस आई। मैंने उनको बोला कि जो आप करें करते रहिए, लेकिन मुझे टाइम दीजिए, एंड वी विल इंश्योर दैट हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। और हम लिटरली उस प्रॉब्लम से बाहर निकले। उसके बाद उनके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, एंड आई थिंक आज की डेट में तो वो विदेश में हैं, दे आर लिविंग अ वेरी डिफरेंट लाइफ टुडे। सो दिस वाज अ ग्रेट केस विच आई हैड। एक और केस था ऐसा ही। इस केस में सर, सॉरी, जी बोलिए ना प्लीज़। इस केस में आपने कौन कौन सी हीलिंग यूज़ की? देखिए, सबसे पहले तो इनर चाइल्ड हीलिंग का एक बहुत ही डीप काम था, जिस पे हमने काम करना शुरू करा। हमने उनके बहुत सारे ट्रॉमास थे जिनको रिलीज कराया। एक और साइंस है जिसका आपने नाम सुना होगा, होपोनोपोनो। हाँ, और बहुत ही कॉमन है। जी। हमने उसका भी बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया था इसमें, उनको ठीक करने के लिए। और उस टाइम, चूँकि ये आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, तो मैंने तीसरी साइंस जो यूज़ की थी वो थी ग्राफोलॉजी, जिसमें हैंड राइटिंग के ज़रिए मैं उनकी एंशियसनेस को कंट्रोल करता था। तो हमने ये 2-3 चीज़ें क्लब करके, एक तरह से समझ लीजिए पैकेज तरीके से उनको, ऐसा होता है ना कि थोड़ा क्रूड लगेगा आपको, बट परेशानी को चारों तरफ से घेर लो ना, तो परेशानी फुर हो जाती है। तो मैंने उनके साथ यही करने की कोशिश की। मैंने हर एंगल से उनको कवर करने की कोशिश की कि कहाँ से कोई भी लीक ना निकले। और इवेंचुअली वही हुआ कि वो समस्या उनकी लाइफ से जाने लगी, और ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ का एक विस्तार होने लगा। तो एक बड़ा अच्छा केस था जो मेरे लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग लेकर आया था। और ये मेरे शुरू के दिन थे, इसलिए मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब मैं बोलूँगा कि हाँ, इससे काफ़ी डिफिकल्ट और काफ़ी टिपिकल केसेस आते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे कि वो फीवर जा रहा है, नहीं जा पा रहा, और आपने उसे रिजॉल्व किया। करेक्ट। एक और ऐसा ही केस था।
आपको एक मेंटल स्टेट के बारे में शायद पता होगा, IBS कहते हैं उसको, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा। सो ये बेसिकली ऐसी समस्या है जहाँ पर कि इंसान को जब भी वो किसी प्रेशर वाले माहौल में जाता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसे टॉयलेट जाना है, जबकि एक्चुअल में कुछ ऐसा हो नहीं रहा होता है, उनके बाउल्स क्लीन होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार प्रेशर आ रहा होता है। करेक्ट। और ये फॉल्स अलार्म की तरह उनके दिमाग में हर समय चलता है। अब ऐसा व्यक्ति जो इस परेशानी से गुजर रहा है, आप उससे बात करेंगे ना तो उसका ध्यान कहीं नहीं होगा, उसका ध्यान हर समय इस बात पे होगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं मेरे कपड़े ना गंदे हो जाए, कहीं किसी को कुछ पता ना चल जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आप समझ सकते हो सारा फोकस काम से हटके इसी बात पे चल रहा है। इसका डीप रूट इनर कॉज होता है, इसके इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, बट ये होते हैं। बट उस व्यक्ति ने काफ़ी समय तक डॉक्टर्स को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया, और हमें ऐसा लगने लगा था कि उनको भी ऐसा लगने लगा था कि इसका कोई इलाज नहीं, 5 साल से परेशानी चल रही थी। हमने कहा लेट्स वर्क ऑन इट। लेकिन ये एक सिर्फ सिम्टम था, प्रॉब्लम रिलेशनशिप की थी। वहाँ पर उनका एक डिवोर्स केस चल रहा था, उनके रिलेशनशिप्स बहुत ख़राब थे, नशे का भी एक प्रॉब्लम चल रहा था काफ़ी टाइम से। तो ये सारी परेशानियों के बीच में हमने जब काम शुरू करा, धीमे धीमे वो जो प्रॉब्लम थी IBS की, वो उनकी लाइफ से चली गई। मात्र 110-120 दिन में हमने उस प्रॉब्लम को, उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा कि ये प्रॉब्लम जा चुकी है मेरे लाइफ से, मुझे नहीं पता, अभी नहीं होती, मुझे फील नहीं आ रहा। इसके अलावा जॉब नहीं थी उनके पास, उन्होंने अपनी जॉब अट्रैक्ट करी, उन्होंने एक काफ़ी इंप्रूव्ड लाइफ हुई, और जो उनका सेपरेशन भी था बहुत ही पीसफुल हो गया। जो पहले बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा था वो बहुत ही इत्मीनान से सारी चीज़ें क्लियर होती गई। तो ये सारे रिजल्ट एक साथ काम करते करते हम लोगों ने आपस में निकाले, और यहाँ से एक बहुत कॉन्फिडेंस मिला था। मेरे कुछ शुरू के ही केसेस थे। तो इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स जहाँ पर कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, जब उनसे हम बाहर निकलते हैं तो अपने ऊपर बड़ा गर्व होता है कि यार कुछ कर लिया है, कुछ अचीव कर लिया है। तो ये काफ़ी टिपिकल केसेस थे मेरे। राइट। सब कुछ, सारी पूरी बॉडी माइंड से कनेक्टेड है। जी बिल्कुल। राइट। और वो जब मेंटली हम वो हील्ड होते हैं तो हमारी बॉडी फिर रिस्पॉन्ड करती है, एब्सोल्युटली, फिजिकली भी हम फिट हो जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं, और इसके बाद हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। बिल्कुल। तो सर आपकी जर्नी पे अगर एक किताब लिखनी हो तो उसका क्या टाइटल होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इसका टाइटल होना चाहिए द एक्सीडेंटल हीलर। एक्सीडेंटल हीलर, एग्जैक्टली, क्योंकि आप इंजीनियरिंग से। जी, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले, बल्कि 4-5 साल पहले तक मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, और आपके साथ आज पॉडकास्ट तो कभी सपने में नहीं सोचा है। बट ये सब एक, मैं कहूँगा ईश्वर की एक अजीब सी महिमा के जरिए हुआ है, जहाँ पर मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इधर कुछ ऐसा करने का। बट वो एक के बाद एक लाइफ में ऐसे ऐसे इवेंट्स आते गए, ऐसे ऐसे मोड़ बनते गए कि मैं अपने आप को आज यहाँ पा पाया हूँ। और मैं बहुत ईश्वर का बहुत ही आभारी हूँ कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट थे उनके वजह से मैं इस तरफ झुका हूँ। वरना अगर मेरी लाइफ में कोई परेशानी नहीं होती तो शायद मैं इस तरफ आता ही नहीं, क्योंकि ईश्वर की कृपा से लाइफ अच्छी चल रही थी, कॉर्पोरेट लाइफ अच्छी है, पैसे ठीक है, सब ठीक ही चल रहा है। लेकिन वो जो एक सेटिस्फैक्शन मिसिंग था ना, वो जो एक कड़ी थी वो जुड़ गई है, और उसके वजह से मुझे लगता है कि ये जर्नी बहुत ज़बरदस्त रही। तो मुझे लगता है कि मैं एक्सीडेंटली एक हीलर बना, लेकिन एक बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ इस समय। एक्सीलेंट, थैंक यू। तो सर हम बढ़ते हैं अपने फाइनल राउंड की तरफ। जी बिल्कुल, रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं, जिसमें आपने एक वर्ड या एक लाइन में आंसर देना है। ठीक है जी। सर लॉजिक या इंट्यूशन, किस पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं? इंट्यूशन। आज, पहले 100% लॉजिक था। ओके, ऐसा क्यों? देखिए, एज ए इंजीनियर MBA हमें लॉजिक ही दिखाया जाता है, हमारे दिमाग में लॉजिक भरा जाता है, और हमने लॉजिक से ही काम शुरू करा है। मतलब मैंने अपनी लगभग पूरी ज़िंदगी लॉजिक पे काम किया है। पिछले 3-4 सालों में मैंने इंट्यूशन पे विश्वास करना शुरू करा, और कई बार परेशानी आने देता हूँ, मैं कहता हूँ आने दो उसको, मुझे पता है कुछ ना कुछ निकल आएगा। और एक सरेंडर बहुत अच्छा हो जाता है। सरेंडर मतलब कि ईश्वर पे आस्था इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि परेशानी देख के घबराते नहीं हैं। पहले हम लॉजिकल तरीक़ों से उनका सोल्यूशन ढूंढते थे, अब हम इंट्यूटिव तरीके से उन पे जाते हैं और क्रिएटिव तरीके निकालते हैं कि कैसे हम उस परेशानी से निकलेंगे। तो आज के समय में मुझे इंट्यूशन ज़्यादा अच्छा काम आ रहा है लॉजिक से। हाँ, ऐसा बोलूँगा, लॉजिक अभी भी है, ये नहीं बोल सकता, लेकिन इंट्यूशन इज़ ओवर पावरिंग लॉजिक नाउ। मेडिटेशन या म्यूजिक आपका स्ट्रेस बस्टर? म्यूजिक। म्यूजिक मैं आपको बता नहीं पाया क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला, बट मैं एक एमेच्योर सिंगर भी था, मैंने कई सारे बैंड्स के लिए भी गाया एक टाइम में। और म्यूज़िक मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर भी है, और मुझे लगता है मेरे जीवन का एक बहुत डीप एस्पेक्ट जुड़ा है म्यूज़िक से। तो मुझे लगता है म्यूज़िक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ राइट म्यूजिक भी हमें बताएं कि क्या, कौन सा म्यूजिक सुनना चाहिए हमें? जी, देखिए, म्यूज़िक हीलिंग अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त साइंस है। और कई बार क्या होता है, बहुत सारी हीलिंग फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। ओके।
कई सारे गाने उन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। और हर फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी अगर आप समझें तो वो 7 चक्र में डिफाइंड हुए, ठीक है। सबसे पहले हमारा मूलाधार होता है जिसको हम रूट बोलते हैं, उसके ऊपर स्वादिष्ठान होता है, फिर उसके ऊपर मणिपुरा होता है, फिर अनाहत होता है जिसको हम हार्ट बोलते हैं, फिर हमारा थ्रोट होता है जिसको हम विशुद्ध बोलते हैं, फिर हमारा अजना होता है जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, और उसके बाद होता है अपना द स्पेस विच इज़ द फ्रंटल पार्ट ऑफ द माइंड। और इस तरह से जो ये 7 चक्र होते हैं, तो इन चक्रों की अलाइनमेंट के लिए म्यूज़िक एक बहुत ही संपूर्ण एक आप समझ लीजिए कि टूल होता है जो इनको ठीक करता है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के चलते जब हम किसी एक फ्रीक्वेंसी पे अपनी बॉडी को सेट करते हैं तो उससे कुछ अलग अलग एनर्जीज उत्पन्न होती हैं और वो हमारी बॉडी को अलग तरीके से अलाइनमेंट करती हैं। जैसे बहुत सारा पैसा चाहने के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी में आप अपने माइंड को ट्यून कर सकते हैं, बहुत सारी सुख और शांति के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर सकते हैं, और बहुत सारा आप मान लीजिए प्रेम चाहते हैं उसके लिए अलग फ्रीक्वेंसी है, आप बहुत सारा पीस चाहते हैं, मतलब साथ में सब एक साथ चलें और एक एक कोहेसिव नेचर निकल के आए, उसके लिए अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। और इसका एक बहुत सिंपल सा अगर आप समझें तो हमारे जो मंत्र हैं और उनका उच्चारण है वो अपने आप में हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से चैनलाइज करता है। जैसे अगर आप एक मंत्र पढ़ रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र, इसका मंत्र का मतलब तो ये है कि आपको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं और उससे बाहर निकलना है, बट जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी बहुत सारी जीवन की परेशानियां हैं जिनसे आप अपने आप को निजात पाते हैं सिर्फ इस मंत्र के उच्चारण से, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी निकलती है उसको बोलने से एक तरीके से, और वो आपके सारे चक्र और आपकी बॉडी को अलाइनमेंट देती है। तो म्यूज़िक का एक बहुत बेहतरीन रोल है हमारी ह्यूमन बॉडी में, हमारे माइंड को एक तरीके से ठीक करने का। लेकिन अगर मैं इस पर और बात करूँगा तो ये पॉडकास्ट 2 टाइम्स हो जाएगा। सर, एक वर्ड जो आपकी लाइफ को डिफाइन करता है। इट मे बी अ लाइन। एक नेवर गिव अप एटीट्यूड है। क्या बात है कि बहुत कुछ होता रहा है, काफ़ी कुछ होता रहा है, बट मुझे लगता है कि गिव अप वाली संभावना मेरे जीवन में आती नहीं है। बहुत ही रेयर सिचुएशन में मैंने किसी चीज़ को गिव अप करा है, और मेरे ना चीज़ों से जुड़ के चिपकने की बड़ी आदत है। मतलब नेगेटिव सेंस में चिपकना नहीं बोल रहा, जैसे मान लीजिए मुझे कोई कार्य करना है, अब वो मुझसे नहीं हो रहा तो फिर मैं पीछे पड़ ही जाता हूँ कि इसको कैसे नहीं हो रहा, इसको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके निकलना पड़ेगा। तो ये एक मुझे लगता है मेरे अंदर एक ट्रेट है जिसके लिए मैं प्राइड फील करता हूँ इस बात के लिए कि हाँ, मैं जल्दी गिव अप नहीं करता, मैं फिर एक बार लगता हूँ तो फिर लग ही जाता हूँ। ये काफ़ी मोटिवेशनल बात आपने कही है। जी, थैंक यू। बट ये मुझे अंदर से आया, जब आपने पूछा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये है। ये वाला 4th वाला कोच से रिलेटेड है। तो जी। ये पूछूं, आपका फेवरेट हीलर? पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें आपके मेंटोर के बारे में थोड़ी ये बात। हाँ, इन जनरल भी बहुत सारे लोग हैं। जी जी। तो सर, आपका फेवरेट हीलर या मोटिवेशनल कोच कौन है? देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में तो अपने गुरुओं और कोचेस की वजह से आया जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनके बदौलत बना हूँ। लेकिन कुछ ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जिनको देखकर हम सोचते हैं यार इनके जैसी लाइफ होनी चाहिए, इनके जैसा बनना है, इनके जैसा इम्पैक्टफुल इंसान बनना है। सो उसमें एक एंटनी रॉबिन्स हैं सर, मतलब उनसे मैं बहुत इंस्पायर था। कई सालों से उनको सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, उनकी किताबें भी पढ़ी हैं। उनसे मिलने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, बट बहुत जल्दी वो भी होगा। और दूसरे एक इंसान है, उनका नाम है विशेन लखानी। उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है माइंड वैली, बहुत लोग जानते होंगे। उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ। उनको मैं पिछले 10-12 साल से फॉलो कर रहा हूँ। उनकी लाइफ को ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ कि वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और जो उनका मॉडल है माइंड वैली का, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। मतलब मेरा दिली तमन्ना है कि आगे चल के मैं कुछ इस तरह का मॉडल हमारे भारत देश के लिए बनाना चाहूँगा। अगर मौका मिलेगा, ईश्वर साथ देगा, तो हम इस तरह से काम करें। तो मैं बोलूँगा ये 2 लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ इन टर्म्स ऑफ माई ओन जर्नी इन कोचिंग एंड हीलिंग, जो मुझे काफ़ी क्लोजली मैं उनको फॉलो करता हूँ और उनके चीज़ों को मिमिक करने की कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि मैं उनके जैसे मिरर करूँ, उनकी लाइफ को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करूँ। सर, फाइनल क्वेश्चन जी। आपको अगर मौका मिले अपने ही 20 ईयर ओल्ड, तो सर फाइनल क्वेश्चन, आपको अगर मौका मिले अपने 20 ईयर ओल्ड वर्जन से मिलने का, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे?
बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैंने सोचा नहीं था कि ये भी आएगा। बट अगर मैं अपने 20-year-old वर्जन को मिलता हूँ आज, तो उसको बोलूँगा कि भाई लाइफ को इतना सीरियसली मत लो, इन्जॉय करो, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ आएगा और आता रहेगा। लेकिन ये जो क्षण है ना, जो वो पल है, वो जो एक उत्साह है, एक उमंग है, एक जवानी का जो जोश है, उसको अपनी परेशानियों के तले मत दबाओ। जीवन को एंजॉय करो, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि उस समय में और जिस परिवेश से हम लोग आते हैं और जिस प्रेशर एनवायरनमेंट से हम लोग चल रहे हैं, एक 20 साल का लड़का बस करियर 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 और पागलों के जैसा भागता रहता है, और उसको समझ में नहीं आता उसको जाना कहाँ, और परिवार का प्रेशर और प्रूफ करने की एक चाहत कि मुझे सबको साबित करना है कि मैं ये हूँ। ये सब करते करते हम कब अपने लाइफ के फ़न और लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को भूल जाते हैं, ये हमें 35 साल के बाद समझ में आता है, जो मैं समझ सकता हूँ आज की डेट में। तो मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने अपने एक बहुत हसीन पलों को, एक बहुत ही अच्छे टाइम को बहुत सारे प्रेशर्स में निकाल दिया, जहाँ पर लाइफ में बहुत ईजिली ले जाता और शायद और अच्छा परफॉर्म करता। तो ये मैं सलाह अपने आप को देना चाहूँगा, और हर 15-20 साल की उम्र के लड़के को देना चाहूँगा कि भाई लाइफ को ईजी लो, एंजॉय करो, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए। हो सकता है जो आज आप कर रहे हो, आज से 10-20 साल बाद आप कुछ और ही कर रहे हो, और आपके सामने एक जीवंत प्रमाण है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ये कर रहा हूँ जो मैं आज कर रहा हूँ, बट ये ईश्वर की कृपा है और उनके द्वारा ही सब कुछ होता है। तो आपके ऊपर भी वो कृपा हमेशा बनी हुई है। करेक्ट। तो सर बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखी है, बहुत कुछ आपने हमें बताया, और हमारे व्यूअर्स, आई एम श्योर, मैं उन्हें फिर से कहूँगा कि ये वीडियो रिपीट करके देखें। बहुत से ऐसे पॉइंट्स आपने बताए हैं इसमें जो हमें इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, अपने ऊपर काम करने के लिए मोटिवेट करें। हम पढ़ाइयाँ कर लेते हैं, डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर काम नहीं करते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। हमें बायोलॉजी और वो सारी बड़ी बड़ी बुक्स तो पता है, लेकिन अपने अंदर की किताब, उसके ऊपर कोई किताब बनी भी नहीं है। आई एम श्योर वो आप लेके आएंगे। वो भी है। राइट। सो लास्ट में 1-2 सेंटेंसेस आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, एंड दैट विल कंक्लूड द सेशन। Okay, so I met Supreet ji, and I'm very motivated and inspired the way how he is helping us out. मुझे भी एक बुक लिखने का काफ़ी समय से एक इंस्पिरेशन था, बट क्लैरिटी नहीं थी कैसे होगा, और आई एम श्योर मुझे एक सही रास्ता मिल गया। तो वेरी सून मुझे गाइडेंस आएगी कि जब मैं आपके साथ काम करूँगा और इस पे जाऊँगा। एंड आई एम ग्लैड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गिव माई पॉडकास्ट टू एमिनेंट पब्लिकेशंस। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ इस बात का कि मुझे सुप्रीत जी का टाइम मिला और मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। अपने ऊपर काम करते रहिए, बस मेरा एक ही अनुरोध है, हीलिंग से भागे मत, उसको अपनाना शुरू करें। ये आपके जीवन को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें महंगी हैं, सस्ती हैं, आप जब अपना घर देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ऐसा लाखों रुपए का सामान है जिसका आपने कभी एक बार से ज़्यादा दोबारा इस्तेमाल नहीं करा। बट कुछ चंद पैसे आपके पूरे जीवन को, आपके माइंड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे कीमती चीज़ है आपका अपना माइंडसेट, ये याद रखिएगा। अगर आप अपने माइंड पे काम करते रहेंगे तो आप अपने जीवन में कहीं से भी कहीं पहुंच जाएंगे। इससे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है, और इस पर किए जाने वाला एक एक रुपये का इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपये बराबर है। सो थैंक यू सो मच। क्या बात है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।